नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों की जैसे कि हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट के बारे में और आज का हमारा लेक्चर 5 है। तो ये 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है ना, तो गैमेटोजेनेसिस से ही शुरू होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनमें पहले तो एक प्रोसेस आती है, दैट इज अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ से लेके उसका डेवलपमेंट का शुरुआत होने लगता है। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। एक्चुअली हमारे पास अगर हायर ऑर्गेनिज्म में अगर देखते हैं तो दो टाइप के गैमेटोजेनेसिस होंगे। एक मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए गैमेटोजेनेसिस होगा और दूसरा फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए गैमेटोजेनेसिस होगा। तो एक का नाम आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा होगा oogenesis यानी कि ओम का फॉर्मेशन। और इस दोनों में से हम पहले बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के अंदर कि गैमेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है ना, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे पहले। सो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है वहाँ पे। मतलब देखिए, गैमेटोजेनेसिस से जो सेल फॉर्म होती है वो तो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट उसके एक्चुअल फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स हमें रिक्वायर्ड होती है, वो एक्चुअल में जो सेल्स रिक्वायर होती है, दैट इज द पेरेंटल सेल। उसका अगर जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो मे बी वो हैप्लॉइड हो सकती है या मे बी डिप्लॉइड हो सकता है। हमने डिप्लॉइड के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया, ये कैसे सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल होता है। और डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस, इन प्रोसेस के बाद वहाँ पे फाइनली कौन फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता है। देखिए दोस्तों, देख गैमेटोजेनेसिस का जो फाइनल रिजल्ट आता है, गैमेटोजेनेसिस में फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, वो फाइनल रिजल्ट होता है हैप्लॉइड सेल। कौन सा सेल होगा, हैप्लॉइड सेल। मतलब क्या कि हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल से अगर फाइनली हैप्लॉइड गैमेटिक सेल आता है तो इसे भी हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर प्रिकर्सर डिप्लॉइड सेल से फाइनल अगर सेल जो आता है हैप्लॉइड अगर होता है वो, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए दो टाइप ऑफ डिवीजन जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ डिवीजन जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। दोनों टाइप के भी डिवीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, नॉट ओनली द माइटोसिस, मियोसिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। या मियोसिस ही होता नहीं बल्कि वहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ डिवीजन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दोनों तरह का डिवीजन रिक्वायर्ड होता है। माइटोसिस भी रिक्वायर्ड होता है एंड मियोसिस भी रिक्वायर्ड होता है। माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों टाइप का डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर हम गैमेट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गैमेट का जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन जर्मिनल ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस में, तो पता चलता है कि गैमेट्स आर इन एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कौन से जर्म लेयर से होते हैं, ये एंडोडर्मल ओरिजिन से होते हैं। गैमेट का ओरिजिन अगर देखा जाए, गैमेट्स का ओरिजिन जर्मिनल लेयर ओरिजिन जर्म लेयर ओरिजिन अगर देखा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, एंडोडर्म इन ओरिजिन होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं। हमेशा याद रखिए इस बात को, एंडोडर्मल ओरिजिन होते हैं, गैमेट्स आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। उसके बाद गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अबाउट द गोनेड। सो गोनेड्स कौन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। गोनेड्स कौन होते हैं, ऑर्गन्स। और इन गोनेड में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस और दूसरा ऑर्गन कौन है, ओवरी है। अगर गोनेड का ओरिजिन अगर देखा जाए तो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। गोनेड का जर्म लेयर ओरिजिन अगर देखा जाए, जर्म लेयर ओरिजिन, तो हमें पता चलता है कि दिस इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल ओरिजिन कौन से डर्मल ओरिजिन के होते हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों, मेसोडर्मल ओरिजिन से। कौन, गोनेड। देखिए हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया है, एक तो गैमेट्स के बारे में बात किया और दूसरा बात जो था हमारा गोनेड के बारे में। गैमेट्स ओरिजिनली कौन से जर्मिनल ओरिजिन के होंगे, एंडोडर्मल ओरिजिन, और गोनेड्स का ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन से होता है।
हमें पता है कि गोनेड के अंदर, किसके अंदर, गोनेड के अंदर जो हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं ना, जर्म सेल्स, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यानी कि मदर जर्म सेल जो होते हैं तो उनका डिवीजन होकर फाइनली कौन बनते हैं, वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। गोनेड के अंदर कौन बनेगा, गैमेट। यानी एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, oogenesis, ये दोनों भी प्रोसेस कहाँ पे होंगे, गोनेड के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा गोनेड काम करेगा, वहाँ पे टेस्टिस। कौन काम करेगा वहाँ पे, टेस्टिस। और oogenesis के लिए ओरी। इनके अंदर हमें पता है कि ये प्रोसेसेस होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट के बारे में और भी बातें करेंगे, तो उसके पहले गैमेट जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर देखते हैं, हमें पता है कि गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर का एक, मतलब टेस्टिस का एक पार्ट है, दैट इज अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस का जो पार्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ह्यूमन के अंदर अभी हम बात करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, और ओरी में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, oogenesis का। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो कहाँ पे हमें दिखाई देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो हमें एक बात पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो शुरुआत होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, वो स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है। वो कहाँ से शुरू होता है, स्पर्मेटोगोनिया, एक डिप्लॉयड सेल है। स्पर्मेटोगोनिया इज अ काइंड ऑफ ए डिप्लॉयड सेल। कौन सा सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। तो ये बात हमें याद रखना है। उसके बाद ओरी के अंदर जो oogenesis होता है, तो कहाँ से शुरू होगा, वो oogonia से शुरू होगा। वो कहाँ से शुरू होगा, oogonia। इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ डिप्लॉयड सेल। ये भी कौन से टाइप का सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है, जहाँ से उसका आगे डिवीजन होकर हमें पता है कि किसका फॉर्मेशन होगा, ओम का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे अभी, जहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन होता है, वो पार्ट जो होता है, दैट इज अबाउट द टेस्टिस। जो से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि जो ऑर्गन है हमारे पास, दैट इज अबाउट द टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बात करते हैं, एक मिनट। चलिए बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस इज मेड ऑर्गन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस की जहाँ पे शुरुआत होती है, वो होता है टेस्टिस। एक्चुअली टेस्टिस का लोकेशन अगर देखा जाए तो एब्डोमिनल रीजन में होगा। एब्डोमिनल रीजन में कहाँ पे पाया जाएगा, एब्डोमिनल रीजन में। नंबर में कितने होते हैं टेस्टिस, 2 टेस्टिस वहाँ पे ह्यूमन के अंदर देखने को मिलते हैं, 2 टेस्टिस हमें देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसको और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और फाइनली हम ये बताएंगे कि वहाँ पे एक्चुअली कि कहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का शुरुआत होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर डायग्रामेटिक व्यू हम देखते हैं, so this is the structure of seminiferous tubule। ये स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो एक्चुअल साइट होता है, दैट इज अबाउट द ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। ओके इसके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसका स्ट्रक्चर हो रहा है,
सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर होगा ये। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ऐसे। दीज आर नोन एज रेटेड टेस्टिस। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ रेटेड टेस्टिस का स्ट्रक्चर होगा ये। किसका स्ट्रक्चर होगा ये? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के बाद यहाँ से एक कॉमन स्ट्रक्चर बाहर की ओर अरेंज होंगे ऐसे। These are known as वासा एफ्रेंशिया के स्ट्रक्चर से। किसके स्ट्रक्चर हो गए? वासा एफ्रेंस या एफ्रन डक्ट्यूल्स जिसे हम कहेंगे। वासा एफ्रेंस और एफ्रेंस डक्ट्यूल। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आगे जाके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। द स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाईली कॉइल्ड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इस ओर से ऐसा बाहर निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया एपिडाइमिस का। तो एक कैप्सूल स्ट्रक्चर दैट इज कवरिंग ओवर द टेस्टिस। टेस्टिस को जिसका कवरिंग होता है। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। कैप्सूल्स ऑफ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ये होगा ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया का स्ट्रक्चर। और उसके बाहरी हिस्से में जो स्ट्रक्चर आएगा, उससे भी बाहर वाले रीजन में जो स्ट्रक्चर आता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस का स्ट्रक्चर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? ट्यूनिका वजाइनालिस का स्ट्रक्चर। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने यहाँ पे बताई है। दैट इज द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। This is the head of epidermis. This is body of epidermis. Body of epidermis. This is the tail of epidermis. Tail of epidermis. This is the structure of tail of epidermis. उसके बाद इसका ही दूसरा नाम है कॉर्पस। इसका ही जो दूसरा नाम आएगा दैट इज अबाउट द कॉर्पस एपिडर्मिस।
इसको ही हम क्या करते हैं, कॉडा, कॉडा एपिडर्मिस, और इसे हम क्या कहते हैं, कैपुट, कैपुट ऑफ एपिडर्मिस स्ट्रक्चर, कैपुट ऑफ एपिडर्मिस, दिस इज द कॉर्पस एंड दिस इज द कॉड ऑफ एपिडर्मिस। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वासा एफरेंस और डक्टस एफरेंशिया, एफरंट डक्टुल्स। एफरंट डक्टुल का स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस का स्ट्रक्चर होगा ये। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो लेयर था यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यह स्ट्रक्चर होगा। उसके बाहरी वाली कवरिंग में भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको टेस्टिस के, द स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर से वो दिखाई दे रहा है, दैट इज विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस, विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस, विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस। सबसे बाहर का कवरिंग जो होगा टेस्टिस के बाहर का कवरिंग, दैट इज अबाउट द ट्यूनिका वजाइनालिस, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, दिस इज द कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होगा। और सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका वजाइनालिस, पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। समझने की कोशिश कीजिए इसको, जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये फाइनल स्ट्रक्चर दैट इज द वासा डिफरेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वासा डिफरेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वासा डिफरेंस। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जिसको हम क्या कह रहे हैं,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर एग्जैक्टली हमें गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका अगर कट सेक्शन हम लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर क्रॉस सेक्शन या कट सेक्शन लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लो कि दोस्तों एक स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आउटर पार्ट और दूसरा होगा इनर पार्ट। आउटर एंड दूसरा होगा इनर पार्ट। आउटर पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, जैसे कि इनर पार्ट को हम क्या कहेंगे, लुमेन। एक होगा लुमेन वाला पोर्शन, एक होगा लुमिनल पोर्शन, और दूसरा जो पार्ट हमें देखने को मिलता है बेसल कंपार्टमेंट। बेसल कंपार्टमेंट, बेसल कंपार्टमेंट। आउटर पोर्शन को हम बेसल कंपार्टमेंट कहेंगे और इनर कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे, एडलुमिनल। इसको ही एडलुमिनल भी कह सकते हैं, एडलुमिनल कंपार्टमेंट। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर देखा जाएगा वहाँ पे, इनर वाला स्ट्रक्चर, तो वो होगा इनर एडलुमिनल कंपार्टमेंट। और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा दैट इज अबाउट बेसल कंपार्टमेंट। अब देखिए बेसल कंपार्टमेंट का सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है दैट इज नोन एज ए बेसल लैमिना। ये जो लेयर होगा दैट इज अबाउट द बेसल लैमिना। ये जो पार्ट होगा इसको ही हम क्या कहेंगे, बेसल लैमिना। अब देखिए बेसल लैमिना के रीजन में हमें डिफरेंट से सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा, ऐसा इस रीजन में हमें स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, ये जो रीजन हमें देखने को मिलेगा, इस रीजन में हम देखते हैं किसको, स्पर्मेटोगोनियम को। स्पर्मेटोगोनियम जो पाए जाते हैं वो इस हिस्से में पाए जाएंगे। कौन सा हिस्सा होगा ये, बेसल कंपार्टमेंट। सो बेसल कंपार्टमेंट ये रहा बाहर वाला स्ट्रक्चर, और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द लुमिनल और एडलुमन कंपार्टमेंट। क्योंकि बेसल कंपार्टमेंट में जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो कौन से सेल हो गए, एक डिप्लॉयड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। यही से उनका फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस की ओर होने लगता है। मतलब एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस बिगिंस इन बेसल कंपार्टमेंट। गैमेटोजेनेसिस बिगिंस कहाँ पे होगा, बिगिंस इन बेसल कंपार्टमेंट, एंड कंप्लीट कहाँ पे होगा, एडलुमेन कंपार्टमेंट। गैमेटोजेनेसिस completed in this compartment। मतलब क्या है कि एडलुमेन कंपार्टमेंट में ही हमें मैच्योर कौन देखने को मिलेंगे, मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म अगर कहाँ पे देखने को मिलते हैं ऐसा पूछा जाए तो एडलुमेन कंपार्टमेंट में। और गैमेटोजेनिक प्रिकर्सर सेल या उनका डिवीजन जो होता है ना, कहाँ पे होगा, बाहरी वाले हिस्से। ये जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है।
नाउ अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, यहाँ पे हमें कुछ सेल्स निकालने होंगे ऐसा, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो सेल्स हमें देखने को मिलते हैं दिस आर नोन एज नर्व सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, और उसे हम क्या कहेंगे, सर्टोली सेल्स। सर्टोली, ये कौन है, जो रेड कलर में हमने स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पे, दीज आर द स्पर्म्स। ये कौन हो गए, स्पर्म्स हो गया, क्योंकि स्पर्म का जो टेल होता है तो लुमिनल ओपनिंग की ओर होता है। स्पर्म का जो टेल होता है तो कहाँ पे होगा, लुमिनल ओपनिंग। मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर में कहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें, इन स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन होना शुरू होता है, और धीरे 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 हम बढ़ते किसके ओर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उससे स्पर्मेटिड, और बाहर से अंदर जाते हुए हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीशन होते हुए दिखाई देगा। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन इन केस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, दैट इज अ सेंट्रीपिटल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रीपिटल प्रोसेस होगा। ये सेंट्रीपिटल प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की ओर हमें मैचुरेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि सबसे इनर वाला जो पोर्शन होगा किसका, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, दैट इज नोन एज एब्डोमेन कंपार्टमेंट। वहां पे एक्चुअली किसका फॉर्मेशन पाया जाता है, तो वहां पे एक्चुअली किसका फॉर्मेशन होता है, वहां पे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है वहां पे, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो प्रोसेस शुरू हो गया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अब हम बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस, और जो दूसरा प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा दूसरा प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड प्रोसेस इज नोन एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस में कहां तक प्रोसेस देखने को मिलेगा हमें, स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन तक। स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोगोनिया से लेके, स्पर्मेटोगोनिया से लेके फाइनली कौन फॉर्म होगा वहां पे, स्पर्मेटिड। कौन फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड। ये कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस। ये कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस। और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस में क्या देखने को मिलेगा हमें, स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होगा, स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होगा, और स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होने के बाद कौन बनेगा वहां पे, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मैच्योर स्पर्म, इनका फॉर्मेशन होगा। और वहाँ पे जो रेसिडुअल बॉडी भी बनते हैं ना, उसको कौन खा लेगा वहाँ पे, सर्टोली सेल्स उनको कंज्यूम कर लेंगे, बिकॉज सर्टोली सेल शोज द फैगोसाइटिक रोल। सर्टोली सेल्स का कौन सा रोल होता है वहाँ पे, फैगोसाइटोसिस का भी वहाँ पे रोल हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, तो इसके लिए जो टाइम लगता है तो नियर अबाउट 74 आवर लगता है हमें। कितने लगते हैं वहाँ पे, नियर अबाउट 74 आवर्स, नियर अबाउट 74 आवर्स रिक्वायर्ड होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि 74 आवर्स कैसे रिक्वायर्ड होंगे, कौन से प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म मैचुरेशन प्रोसेस के बारे में। स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस। एक्चुअली ये प्रोसेस होता क्या है, हमारे पास एक सेल होगी, दैट सेल इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया। एक सेल होगा, दिस सेल इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया। एक सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, एक स्टेम सेल होगा, दैट इज द काइंड ऑफ ए स्टेम सेल, दिस इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया। स्टेम, गैमेटिक स्टेम सेल,
गैमेटिक स्टेम सेल। ओके, इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन कौन सा, माइटोसिस डिवीजन होगा उसका। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद ये सेल क्या करेंगे, दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे। और ये जो दो सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्या होगा, जिनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया जाता है वहाँ पर। इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया बट साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं है, तो एक पर्टिकुलर जंक्शन से ये सेल्स एक दूसरे को क्या होता है, बाइंडेड होता है। तो जो पहला स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन था हमारे पास, जिसका हम नाम दे रहे थे A1 स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो पाए गए हमारे पास अभी, दिस आर नोन एज A2 स्पर्मेटोगोनिया। ये भी कौन है, स्पर्मेटोगोनिया ही है। जो कौन से सेल्स हो गए, डिप्लॉयड सेल, और ये भी सेल कैसा है, डिप्लॉयड सेल्स। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो गए, ये भी कौन से प्रोसेस में जाएंगे, माइटोसिस प्रोसेस में जाएंगे। इनका भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के बाद ये क्या फॉर्म करेंगे, चार अलग अलग सेल्स फॉर्म होंगे वहां, चार अलग अलग सेल्स फॉर्म होते हैं। एक, माइटोसिस के बाद ये स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, और ये जो सेल्स होती है ना, इनका भी साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। इनका साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा। सो दीज आर द A3 सेल्स। आफ्टर माइटोसिस क्या होगा वहां पे, स्पर्मेटोगोनिया का A3 सेल्स मिलेगा। A3 सेल्स, these are known as स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया A3 सेल्स, और जिनका जीनोमिक कंडीशन क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। उसके बाद ये भी फिर क्या होगा, डिवीजन में चले जाएंगे। इनका भी क्या होगा, डिवीजन होगा। और वो डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस का डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस का। 4 से कितना सेल आएगा वहाँ पे, 8 सेल आएगा, और उन्हें क्या कहेंगे हम, A4 सेल्स। इनका भी साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इनका साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया जाता है। जिनको हम क्या कहेंगे, A4 स्पर्मेटोगोनिया, जिसका जीनोमिक कंडीशन क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जिनका जीनोमिक कंडीशन क्या होगा, डिप्लॉयड। सो दीज आर नोन एज A4 स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर कौन सा डिवीजन देखने को मिल रहा था हमें, जिसके अंदर हमें माइटोसिस का ही डिवीजन देखने को मिला। इसके बाद फिर से ये माइटोसिस में जाएंगे, और क्या होगा वहाँ पे, माइटोसिस ही होगा। और क्या बनेंगे, अब जो बनेंगे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब क्या बनेंगे वहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। नाउ हियर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब किनका फॉर्मेशन होगा, ऐसे नंबर ऑफ
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जिसका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है हमें। दीज आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है कौन से डिवीजन से आते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो माइटोसिस है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, दीज आर नोन एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कैसे हो गए, नेचर बाय नेचर डिप्लॉयड हो गए, वो भी कैसे हो गए, डिप्लॉयड हो गए। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कितने हो गए वहाँ पे, 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। सो दीज आर नोन एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक अलग से डिवीजन में जाएंगे जिसका नाम है मियोसिस। अब ये कौन से डिवीजन में जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कौन बनेगा वहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। कौन बनेगा वहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ ही पाया जाएगा वहाँ पे। साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा वहाँ पे। सो दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो किसका रिजल्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट होगा। दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। दीज आर द हैप्लॉइड, सिंगल सेल ऑफ, मतलब सिंगल सेट ऑफ जीनोम। उसके बाद इनके अंदर मियोसिस सेकंड होगा। इनके अंदर कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड प्रोसेस। मियोसिस सेकंड में वहां से कितने सेल्स आएंगे वहां पे, 8। कितने आएंगे, 8। ओके, इनमें भी एक कॉमन चीज, जिनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्या होगा, चिपका हुआ होगा। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। इनका साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो इन सेल के अंदर और एक थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है, ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है इनके अंदर। सो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे। इनको ही हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स, जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। These are the spermatids. These are the spermatids.
स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे, जो कैसे हो गए, हैप्लॉइड सेल। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोकाइनेसिस खत्म हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस होती है दैट इज अबाउट द स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज अबाउट द स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्पर्मेटिड से कौन आएगा, स्पर्म्स आएंगे। स्पर्मेटिड से कौन आएगा, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का। नाउ स्पर्मेटिड से कौन आएगा वहां पे, स्पर्म। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज अबाउट द स्पर्म। यहाँ पे ऐसे क्या होंगे, स्पर्म के बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स एक दिन के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। उसमें से सिर्फ कितने जिंदा रहते हैं, 100 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं वहां से जिंदा रहते हैं। सो ऐसे कुछ हम स्पर्म के स्ट्रक्चर निकाल देंगे यहाँ पे। और जो प्रोसेस हमने बोला है आपको दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे दैट प्रोसेस इज नोन एज अ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। क्योंकि स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन तक कौन सा प्रोसेस था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस था। पर उसके बाद जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैच्योर स्पर्म फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा है दैट इज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, दैट इज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको थोड़ा सा कम करके देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कैसा प्रोसेस था ये स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों ये प्रोसेस, द प्रोसेस स्टार्ट विद द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, दीज आर द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जिसका माइटोसिस होके क्या हुआ, A2 टाइप के, A1 से A2। मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्टेम सेल जिनका माइटोसिस हुआ था, जिनके अंदर माइटोसिस और वहां पे क्या बना था, A1 से A2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दीज आर द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ, सेकंड माइटोसिस प्रोसेस, और क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ A3 स्पर्मेटोगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ A3 स्पर्मेटोगोनिया। A3 स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फिर से क्या हुआ, माइटोसिस हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, A4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन, A4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन। A4 स्पर्मेटोगोनिया फिर से क्या होता है, माइटोसिस के प्रोसेस में चले जाएंगे और उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होने के बाद उनका भी डिवीजन होगा और बहुत सारे सेल्स आएंगे। दिस सेल्स आर नोन एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो एक डिवीजन में जाएंगे, उस डिवीजन का नाम क्या है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, वहां पे और भी कुछ सेल्स बनेंगे, दिस आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दिस आर द टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल, दिस आर द टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल। और वो सेल अगर मियोसिस सेकंड में जाते हैं, कौन से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर मियोसिस में जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। ये रहेंगे वहां पे, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्पर्मेटिड कौन से प्रोसेस में जाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वहां पे। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
मैच्योर स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस में और एक बात हमें देखने को मिलता है, जो इनके बीच में कांटेक्ट होता है ना, मतलब स्पर्मेटिड के बीच वाला जो कांटेक्ट होता है, जो जंक्शनिंग कांटेक्ट होता है, टाइट जंक्शन, वो भी क्या होता है, टूट जाता है और साइटोप्लाज्म भी क्या होने लगता है, वहाँ पे सेपरेट सेपरेट आपको देखने को मिलता है। अप टू द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड तक साइटोप्लाज्म सेल का सेपरेट होता नहीं है, वो डिस्टिंक्ट होता नहीं। न्यूक्लियर डिवीजन वहाँ पे अच्छी तरह से होता है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट होता नहीं है। तो ये रहे कौन से प्रोसेस, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पे, स्पर्म का फॉर्मेशन जो चाहिए वहां पे वो मिल रहा है हमें। अब कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे न्यूक्लियर कंडेंसेशन के बारे में। कौन सा चीज़ होगा वहाँ पे, न्यूक्लियर कंडेंसेशन। न्यूक्लियर कंडेंसेशन पहला जो प्रोसेस होगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन। न्यूक्लियर कंडेंसेशन ड्यूरिंग द स्पर्मेशन प्रोसेस देयर विल बी द स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान हमें जो देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज न्यूक्लियर कंडेंसेशन। मतलब स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म का जो जीनोमिक कंटेंट होता है वो हाईली कंडेंस करके रखा जाता है, और उसके कंडेंसेशन के लिए इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे किसका यूज कर दिया जाता है, प्रोटामाइन का यूज कर दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन देयर इज यूज ऑफ प्रोटामाइन। किसका यूज कर दिया जाता है वहां पे, प्रोटामाइन का यूज कर दिया जाता है। किसका यूज कर दिया जाता है दोस्तों, प्रोटामाइन का यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि हमें पता है कि हिस्टोन प्रोटीन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रोमोसोम कंडेंसेशन या न्यूक्लियर कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट स्पर्म के अंदर इस बजाय हिस्टोन प्रोटीन किसको यूज कर दिया जाता है, प्रोटामाइन। प्रोटामाइन्स आर अर्जिनिन रिच प्रोटीन। प्रोटामाइन्स आर अर्जिनिन रिच प्रोटीन, जिनके अंदर 60% कौन होता है, अर्जिनिन होता है। अर्जिनिन रिच प्रोटीन होता है ये, अर्जिनिन रिच प्रोटीन। कौन, हिस्टामाइन। नियर अबाउट 60%। प्रोटामाइन में जो भी अमीनो एसिड होता है उसमें से 60% अमीनो एसिड कौन होगा, अर्जिनिन। 60% जो अमीनो एसिड पाया जाएगा दैट इज अबाउट द अर्जिनिन होता है। अब देखिए, प्रोटामाइन हिस्टोन प्रोटीन से भी ज़्यादा हाईली कंडेंसेशन करवाता है। प्रोटामाइन हिस्टोन प्रोटीन से भी ज़्यादा हाईली कंडेंसेशन करा के रखता है। और जब स्पर्म का न्यूक्लियर जीनोम कंडेंस होता है, स्पर्म न्यूक्लियर जीनोम जब क्या होगा, कंडेंस होता है, तो वहां पे एक प्रोसेस स्टॉप होने लगती है, दैट इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस ब्लॉक होने लगती है, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। नियर अबाउट हम देखते हैं कि 80% जीन का 85% जीन का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक होता है। 85% जीन का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक होता है। ट्रांसक्रिप्शन का ब्लॉक होना मतलब क्या है, जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, बंद किया जाता है। ड्यूरिंग नहीं, हमें लगता है कि स्पर्म के अंदर, मतलब क्या है कि वहां पे अगर 85% जीन्स अगर ट्रांसक्रिप्शनली इनिबिट हो जाता है तो ओनली कितना परसेंट जीनोम एक्टिवेट रहेगा वहां पे, ओनली 50% जो जीन्स होते हैं ना उनका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। 50% जीन्स का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है वहां पे। बाकी हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या हो सकता है, यस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और बाकी के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटामाइन कंडेंसेशन। प्रोटामाइन के कंडेंसेशन से यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। सो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस वहाँ पे जो पहला हम फेनोमेनन देख रहे हैं, दैट फेनोमेनन इज नोन एज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। और ये कौन करता है,
प्रोटामाइन करता है, और ये क्रोमोसोम कंडेंसेशन कौन करेगा वहाँ पे, प्रोटामाइन करेगा। बजाय किसके, हिस्टोन प्रोटीन के बजाय, हिस्टोन प्रोटीन के बजाय वहाँ पे कौन काम करेगा, प्रोटामाइन। और प्रोटामाइन के बारे में अगर बता दिया जाए तो प्रोटामाइन एक हाईली अर्जिनिन कंटेनिंग प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड अर्जिनिन, अमीनो एसिड अर्जिनिन कंटेनिंग प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड अर्जिनिन कंटेनिंग प्रोटीन, जो कौन से नेचर का अमीनो एसिड है, बेसिक नेचर का अमीनो एसिड है, बेसिक नेचर का अमीनो एसिड है। मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हमें देखने को मिलेगा। ये जो किसको बाइंड करेगा, निगेटिवली चार्ज डीएनए को बाइंड करेगा, बाइंड्स विथ निगेटिवली चार्ज डीएनए, निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, निगेटिवली चार्ज डीएनए को क्या करेगा, बाइंड करेगा और उसका कंडेंसेशन क्रिएट करेगा। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, या डीएनए का कंडेंसेशन हो जाएगा वहां पे। तो ये था पहला प्रोसेस ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। अब बात करेंगे एक्रोसोम के फॉर्मेशन के बारे में। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस एक सेकंड प्रोसेस देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्रोसोमल फॉर्मेशन। एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन, एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस एक सेकंड प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, दैट इज एक्रोसोमल कैप फॉर्मेशन। देखिए एक्रोसोमल कैप फॉर्मेशन जो होता है ना, तो कहाँ से डिराइव होता है, गोल्जी वेसिकल से। कहाँ से, गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल will involved in the formation of acrosomal cap। acrosomal cap को कौन फॉर्म करता है, गोल्जी वेसिकल। द वेसिकल विच अराइज फ्रॉम द गोल्जी बॉडी विल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल कैप। एक्चुअली एक्रोसोमल कैप खुद कैसा स्ट्रक्चर बिहेव करता है, लाइक द लाइसोसोम। इट इज लाइक द लाइसोसोम, लाइक लाइसोसोम के जैसे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइसोसोम। एक सेल ऑर्गेनेल लाइक लाइसोसोमल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इट कंटेंट्स एक्रोसोम कंटेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स, दीज आर प्रोटीएज एंड हाइलुरोनिडेज, सम काइंड ऑफ प्रोटीएज एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन से एंजाइम हो गए, प्रोटीएज एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम हमें देखने को मिलता है, जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कुछ स्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए यूज कर दिया जाए। सो यहाँ पे इस एंजाइम का यूज कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन इसका रोल होगा। इन एंजाइम का रोल कब आ जाएगा वहाँ पे, ड्यूरिंग गैमेटिक फ्यूजन। जब गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, तब इन एंजाइम का यूज वहाँ पे स्पर्म कर लेगा। एक्चुअली अगर देखा जाए स्पर्म का स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, उसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और उसके भी अंदर जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, गोल्जी डिराइव्ड स्ट्रक्चर। दैट गोल्जी डिराइव्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोमल कैप, दैट इज नोन एज एक्रोसोमल कैप स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, ये तो होगा न्यूक्लियस, स्पर्म सेल का न्यूक्लियस होगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम का स्ट्रक्चर होगा। ये यहाँ पे कौन होगा, सेंट्रियोल होगा, सेंट्रियोल के बाद बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद जो स्पर्म का कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, टेल लाइक स्ट्रक्चर आएगा वहाँ पे। यहाँ से कुछ फाइबर्स अरेंज होते हुए दिखाई देंगे हमें, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी हमें देखने को मिले, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मिडल पीस के अंदर हमें देखने को। सो दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म, दिस इज द मिडल पीस, और दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म, दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म। जो ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, कहाँ पे, स्पर्म के अंदर।
सो यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोमल कैप। यहाँ पे एक्रोजोमल कैप का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्लैजेलम के फॉर्मेशन के बारे में। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, और एक चीज़ का फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज अ फ्लैजेलम फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज फ्लैजेलम फॉर्मेशन। फ्लैजेलम फॉर्मेशन, ये जो फ्लैजेलम का फॉर्मेशन होता है तो कहाँ से होगा, सेकंड सेंट्रियोल जो होता है ना वहाँ पे, सेकंड सेंट्रियोल उसका एक्सटेंशन हमें दिखा मिला, दैट इज नोन एज अ डिस्टल सेंट्रियोल से, दैट इज नोन एज अ डिस्टल सेंट्रियोल। वहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म के अंदर, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे जाके डिवीजन में काम आएगा, जाइगोट के डिवीजन में के लिए काम करेगा, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वहाँ से कुछ एक्सटेंशन वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज अबाउट द फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के अंदर, जो हमें देखने को मिलता है 9+2 वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज, मतलब ये जो होते हैं एक्सोनिम का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, एक्सोनिम का स्ट्रक्चर दैट इज अबाउट द 9+2, क्योंकि ये जो 9 जो वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर हो गए, सो ये सराउंडिंग कंडीशन में हो गए, राउंडेड या पेरिफेरल कंडीशन में हो गए, जिन्हें हम क्या कहेंगे, डबलेट कहेंगे। ये 9 कौन होते हैं, डबलेट पोजिशन में होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं, और ये जो 2 होते हैं तो 2 सिंगलेट होते हैं, वहाँ पे 2 क्या होंगे, वहाँ पे सिंगलेट्स होते हैं, 2 होते हैं सिंगलेट्स, और 9 कौन होते हैं, डबलेट का स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। मतलब क्या है कि जब वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा किसका, जब वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा सेंट्रियोल का, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बाहर वाले जो स्ट्रक्चर हो गए वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल के, ऐसे डबलेट वाले कितने स्ट्रक्चर हो गए, 9 स्ट्रक्चर हो गए। डबलेट वाले कितने स्ट्रक्चर हो गए वहाँ पे, 9, 4 ये हो गया, 5, 6, 7, ये और एक 8 वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मान लीजिएगा कि 9 वाला स्ट्रक्चर, और बाहर से कितना स्ट्रक्चर हो गया, 9 डबलेट हो गया, और अंदर जो होते हैं तो 2 सिंगलेट वाला स्ट्रक्चर, ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज अबाउट माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, और यही क्या करता है वहाँ पे, फ्लैजेला का फॉर्मेशन करता है। कहाँ से, डिस्टल सेंट्रियोल से, डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजेला का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं, मान लो कि स्पर्म का सेल है, कौन सा सेल है, स्पर्म का सेल है, इसके अंदर ये अगर देखते हो आप सेंट्रियोल मान लीजिएगा, एक होने सेंट्रियोल, और ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये हम मानेंगे कौन है, लाइसोसोमल नहीं एक्रोजोमल वेसिकल या एक्रोजोमल कैप का स्ट्रक्चर होगा। ये एक्रोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और मान लो कि एक सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल, फिर आगे जाके क्या होगा, यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलोंगेट देखने को मिलेगा, ऐसा सेंट्रियोल और सेंट्रियोल, एक मिनट, सेंट्रियोल से कुछ ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, और आगे जाके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लाइक द स्पर्म सेल जैसे हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर उसका स्ट्रक्चर फाइनली देखा जाए तो ऐसा एक कुछ स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे सेंट्रियोल, और यहाँ से ऐसे कुछ फ्रैगमेंट, मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये होगा कौन, स्पर्म का एक्रोजोमल रीजन, ये होगा एक्रोजोमल कैपोला स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस, और यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली हमें पता है कि मैच्योर स्पर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है। और फाइनल जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टेल के बारे में, तो यही से क्या होगा, स्पर्म का टेल का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टेल, स्पर्म का टेल का भी यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द, आगे जाके ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो टेल का स्ट्रक्चर भी किसके वजह से हो रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल के वजह से हो रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल के वजह से हो रहा है। डिस्टल सेंट्रियोल का एक्सटेंशन होने से वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैजेला का
फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्लैजिला की सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी हिसाब से वहाँ पे क्या होगा, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ टेल हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ टेल लाइक structure, formation of tail like structure. So these are the processes during the spermiogenesis. हमें 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, 4 अलग अलग प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है। जो पहला प्रोसेस कौन सा था हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान डीएनए का कंडेंसेशन, उसके बाद एक्रोसोमल फॉर्मेशन, पहले तो डीएनए का न्यूक्लियर कंडेंसेशन देखा, उसके बाद एक्रोसोम का फॉर्मेशन, तीसरी बार फ्लैजिला का फॉर्मेशन, और चौथा जो कॉन्सेप्ट था हमारा दैट इज अबाउट द टेल फॉर्मेशन, दैट इज अबाउट द टेल फॉर्मेशन। ये कुछ अलग से कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे। अब बात करेंगे हम सर्टोली सेल्स के बारे में। स्पर्म के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट सेल्स माने जाते हैं, दीज आर नोन एज अ सर्टोली सेल्स, सर्टोली cells. Sertoli cells are also known as a nurse cell, nurse cells, or these are also known as tentacular cells, sus tentacular cells। और इन सेल्स का जो लोकेशन होता है तो कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि लेडिक सेल जो होते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाला जो गैप होता है ना, वहां पे कौन पाए जाते हैं, लेडिक सेल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब सर्टोली सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर हम अभी बना रहे, मान लो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल लैमेला, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल लैमेला, मान लो कि स्ट्रक्चर किसका है, बेसल लैमेला का स्ट्रक्चर है। बेसल लैमेला के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट द स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया के बाजू में जो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सर्टोली सेल। एक इसका स्ट्रक्चर होगा, सर्टोली सेल का स्ट्रक्चर होगा। स्पर्मेटोगोनिया पेरिफेरली हमें पता है प्रेजेंट होते हैं, बाहर की ओर बेसमेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और अंदर जाते हुए धीरे धीरे हमें पता चलता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स, और धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर बनने लगता है वहाँ पे स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर, जब हम लुमिनल साइट की ओर जाने लगते हैं। मान लो कि दिस इज यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज द बेसल लैमिना स्ट्रक्चर, बेसल लैमिना स्ट्रक्चर, बेसल लैमिना ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेल्स था हमारे पास सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इसको मान के चलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको मान के चलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसे मान के चलिए स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। तो इसके हिसाब से ये बाहर वाला जो रीजन देखने को मिलेगा दैट इज अबाउट द बेसल कंपार्टमेंट, दिस इज नोन एज अ बेसल कंपार्टमेंट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बेसल कंपार्टमेंट। एंड बिलो साइड वाला जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, दिस इज नोन एज अ एडलुमेन, एडलुमेन कंपार्टमेंट, एडलुमेन कंपार्टमेंट मान के चलिए, कंपार्टमेंट, एडलुमेन कंपार्टमेंट, जहाँ पे कौन देखने को मिलेगा, हमें स्पर्मेटिड्स वगैरह देखने को मिलेगा। फिर बाद में हम स्पर्मेटिड से भी किसको बनाते हैं, स्पर्म को बना लेंगे। किसको बनाएंगे, स्पर्म्स को, क्योंकि स्पर्मेटिड के अंदर ये स्पर्मेटिड नहीं हो सकता, क्योंकि उतना टेल वगैरह अच्छे से फॉर्म नहीं होता स्पर्मेटिड के अंदर, थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है
टेल नहीं होता है वहाँ पे, तो इसको हम स्पर्मेटिड मानना गलत समझेंगे। ये तो होगा स्पर्म। अगर स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर निकालेंगे, मान लो कि स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर है, इतना ही स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड, और दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एक इसका स्ट्रक्चर होगा स्पर्म का आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। सो ये कुछ बातें हुई थी सेमिनिफरस ट्यूबुल के बारे में। अब हम बात करें सेरोटोली सेल्स के लिए। देखिए सेरोटोली सेल्स, दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स। एक एक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे सेरोटोली सेल के, एक एक फंक्शंस के बारे में। सर्टोली सेल, these are the phagocytic cell, phagocytic cells। एक कौन होते हैं? phagocytic cell। एज दे नरिशेस द स्पर्म, स्पर्म को नरिशमेंट करना भी उनका रोल होता है, और फिर दूसरा भी रोल होता है phagocytic cells। phagocytic cells किसको कंज्यूम करते हैं? रेसिडुअल बॉडीज को, रेसिडुअल बॉडीज। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस कुछ रेसिडुअल बॉडीज छोटे छोटे फॉर्म होते हैं वहाँ पे, उनको कंज्यूम कर लेना, उनको कंज्यूम ड्यूरिंग स्पर्म मैचुरेशन। ड्यूरिंग स्पर्म मैचुरेशन कुछ रेसिडुअल बॉडी वहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनको कंज्यूम करना किसका रोल होगा? फैगोसाइटिक सेल्स। दिस आर नोन एज अ सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल का फंक्शन होता है। दूसरी बात, सर्टोली सेल्स स्पर्म के फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, और खुद की सेल का भी क्या करेंगे? वहाँ पे प्रमोशन करेंगे। देखिए सर्टोली सेल्स के ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर FSH के रिसेप्टर होते हैं, हैविंग FSH रिसेप्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। उसके रिसेप्टर किसके ऊपर हो गए? इसके रिसेप्टर्स सर्टोली सेल्स के ऊपर हो गए। फिर सर्टोली सेल्स सिग्नल लेके क्या करेगा? खुद का प्रोलिफरेशन करेगा। प्रोलिफरेशन क्या करेगा? खुद का प्रोलिफरेशन करेगा। नंबर ऑफ सर्टोली सेल्स वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, FSH का ही और एक फंक्शन हम बात करेंगे, या सर्टोली सेल का दूसरा फंक्शन, सर्टोली सेल का दूसरा फंक्शन enlargement of testis, enlargement of testis। टेस्टिस का enlargement करना भी किसका फंक्शन होता है? सर्टोली सेल्स का। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, प्यूबरिटी यानी कि डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग प्यूबरिटी, ड्यूरिंग प्यूबरिटी टेस्टिस का डेवलपमेंट करना यानी कि enlargement करना, enlargement यानी कि डेवलपमेंट करना किसका फंक्शन होता है? सर्टोली सेल का ही फंक्शन होता है। सर्टोली सेल एक्ट एज फैगोसोम। सर्टोली सेल्स हैविंग द रिसेप्टर ऑफ द FSH जो खुद का ही प्रोलिफरेशन कराएंगे, एंड हमें पता है कि एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस भी ये करा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, अब बात करेंगे सर्टोली सेल्स के हार्मोन्स के बारे में। सर्टोली सेल्स के हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स ऑफ सर्टोली सेल्स, हार्मोन्स ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल के बहुत सारे हार्मोन हैं, जिसमें से एक हार्मोन हम बात करेंगे जिसका नाम है ADH, जिसका नाम क्या है? आई एम सॉरी, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH। दूसरा हम बात करेंगे AMH के बाद इनिबिन एंड एक्टिविन। एक हार्मोन है दूसरा जिसका नाम है इनिबिन, इनिबिन। तीसरा भी एक हार्मोन है वहाँ पे एक्टिविन। देखिए हम बात करेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन, इनिबिन, एक्टिविन। नेक्स्ट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नेक्स्ट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
उसके बाद एस्ट्राडायोल। नेक्स्ट हार्मोन जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज अबाउट द एस्ट्राडायोल। ये भी होता है वहाँ पे। और GDNF, ग्लियल सेल लाइनिंग डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ग्लियल सेल लाइनिंग, ग्लियल सेल लाइनिंग डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, GDNF एंड ERM, जैसे कि ETS रिलीज्ड मॉलिक्यूल, ETS रिलीज मॉलिक्यूल दैट इज द ERM, ETS रिलीज्ड मॉलिक्यूल, उसको ही हम क्या कहेंगे, ETS रिलीज्ड मॉलिक्यूल नोन एज ERM। इन सब के बारे में बात करेंगे। नाउ एंटी मुलेरियन हार्मोन, देखिए पहले तो बात करेंगे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में, जिसका नाम होगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, इट इनिबिट formation of मुलेरियन डक्ट, यानी कि यूट्रस का फॉर्मेशन, यानी कि यूट्रस फॉर्मेशन। ये किसको इनिबिट कर रहा है, यूट्रस। और यूट्रस किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, फीमेल। तो जब ड्यूरिंग मेल का फॉर्मेशन करना है हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। तो अगर मेल स्ट्रक्चर फॉर्म करना है वहाँ पे तो कौन होना चाहिए, वहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे मेल बना सकता है। अगर वहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह मुलेरियन हार्मोन आता है तो क्या होगा, वहाँ पे मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा। मुलेरियन डक्ट का मतलब ये क्या होगा, यूट्रस का फॉर्मेशन होगा। अगर यूट्रस फॉर्म होता है इंस्टेड ऑफ, तो वहाँ पे मेल स्ट्रक्चर नहीं होंगे, कौन से स्ट्रक्चर होंगे वहाँ पे, फीमेल। और जो वहाँ पे जो जाइगोट होगा यानी कि एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, वो फीमेल कन्वर्ट होगा ये। तो फीमेल को अगर इनिबिट करना है यानी मेल का फॉर्मेशन कराना है तो कौन लगेगा वहाँ पे हमें, एक हार्मोन दैट इज नोन एज अ एंटी मुलेरियन हार्मोन। उसके बाद इनिबिन, इनिबिन नाम से ही पता चलता है कि इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ FSH, इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ FSH, FSH के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। इट इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ FSH, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ FSH। इनिबिन कौन रिलीज कर रहा है, टेस्टिस के सर्टोली सेल्स, टेस्टिस के कौन से सेल, सर्टोली सेल्स। उसके बाद एक्टिविन, एक्टिविन का रोल देखेंगे। एक्टिविन स्टिमुलेट, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ FSH। मतलब FSH का फॉर्मेशन के लिए किसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। सो एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सिग्नल दे रहा है, एक्टिविन सिग्नल दे रहा है। और एक्टिविन जब सिग्नल दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बनाएंगे, FSH को बनाएंगे। इट विल सिंथेसिस FSH, किसको बनाएंगे, FSH को बनाएंगे। इट विल सिंथेसिस FSH, ये FSH का फॉर्मेशन कराएंगे। अगर यहाँ पे FSH का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या मानेंगे, तो एक्टिविन का रोल हो रहा है। उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाद क्या होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये किसको बाइंड करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन को अगर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस स्टिमुलेट होगा। नाउ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन binds with
बाइंड्स विथ, एक किसके साथ बाइंड करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, एक किसके साथ बाइंड करेंगे, टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस क्या होगा वहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इंक्रीज होगा। टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस क्या होगा वहाँ पे, इंक्रीज होगा। तो ये किसका फंक्शन होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। देन एस्ट्राडायोल, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्राडायोल के बारे में। तो एस्ट्राडायोल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, टेस्टोस्टेरोन से। नाउ जब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा 70 बीटा एस्ट्राडायोल। एक किस हार्मोन का एक्टिविटी होगा या एंजाइम का एक्टिविटी होगा, एरोमेटेज एंजाइम, एरोमेटेज, इसको याद रखिए दोस्तों। एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन से किसका फॉर्मेशन कराएगा, ये 17 बीटा एस्ट्राडायोल का फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या करता है, 17 बीटा एस्ट्राडायोल विच डायरेक्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस मोड में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इसको डायरेक्शन करने वाला कौन होता है, एस्ट्राडायोल। डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या करेगा, डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद ग्लियल सेल लाइनिंग डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ग्लियल सेल लाइनिंग डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर GDNF, ग्लियल सेल डायरेक्ट ग्लियल सेल लाइनिंग derived neurotropic factor, neurotropic factor, glial cell lining derived neurotropic factor। इसका क्या रोल होगा, इसका जो रोल होता है ये रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोगोनिया का रिन्यूएबल प्रॉपर्टी को इनहांस करेगा। इट स्टिमुलेट रिन्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो वहाँ पे क्या हो जाए, स्पर्मेटोगोनिया का अमाउंट बढ़ा रहे। तो उसी के लिए भी और एक प्रोटीन भी काम करता है, दैट इज ETS रिलीज मॉलिक्यूल। ETS रिलीज मॉलिक्यूल भी उसके लिए भी काम करेगा, मॉलिक्यूल विच मेंटेन द स्टॉक ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, विच मेंटेन stock of spermatogonia, maintains stock of spermatogonia, it maintain the stock of spermatogonia। स्पर्मेटोगोनिया का स्टॉक मेंटेन करना किसका फंक्शन होगा, ETS रिलीज मॉलिक्यूल का फंक्शन होगा, ETS रिलीज्ड मॉलिक्यूल। तो ETS रिलीकल मॉलिक्यूल हो या ग्लियल सेल लाइनिंग डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर हो, दोनों का क्या काम हो सकता है, एक स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन के लिए, और ये भी क्या करेगा, तो खुद का स्टॉक बनाने के लिए, स्पर्मेटोगोनिया का स्टॉक बना के रखने के लिए ETS का काम होगा। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्राडायोल, यहाँ पे किसका रोल आएगा, एस्ट्राडायोल टेस्टोस्टेरोन से किसका फॉर्मेशन होगा, 717 बीटा एस्ट्राडायोल का फॉर्मेशन होगा, विच इसका फंक्शन क्या होगा, ये डायरेक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का डायरेक्शन देता ही है। और इसका फॉर्मेशन करने के लिए कौन लगा, हमें एरोमेटेज एंजाइम लगता है। कौन एंजाइम लगा वहां पे, एरोमेटेज एंजाइम। उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग
फैक्टर था हमारे पास, या प्रोटीन था, एक किसको बाइंड करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बाकी बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को खुद का अमाउंट बढ़ना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन को खुद का अमाउंट बढ़ना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविन का रोल आएगा। एक्टिविन किसको स्टिमुलेट कराएगा, एफएसएच को। एक्टिविन एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा, वहाँ से किसको बनाएगा, ये एफएसएच को बनाएगा। किसको बनाएगा, एफएसएच का फॉर्मेशन कराएगा ये। एक्टिविन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एफएसएच। इनिविन एफएसएच का अमाउंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट था एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो फीमेल स्ट्रक्चर की बजाय वहाँ पे मेल का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। सो मेलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होगा वहाँ पे, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब हम बात करेंगे सर्टोली की सेल्स के अंदर। मान लो कि सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, मान लो कि कौन सा क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। मान लो कि स्ट्रक्चर किसका है, वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन होता है, क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन होता है। इस रीजन का नाम होता है SRY रीजन, SRY रीजन। इस रीजन का नाम क्या होगा, SRY रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, SRY रीजन, दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कुछ जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू होता है वहाँ पे। पहला तो जीन्स वहाँ पे एक्सप्रेस होगा, दैट जीन इज नोन एज ए SOX9। वहाँ पे एक जीन होगा जिसका नाम क्या है, SOX9 जीन का एक्सप्रेशन होगा। और SOX9 जीन का प्रोटीन जो होता है ना, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को, FGF को स्टिमुलेट करेगा। और वो FGF कौन होता है, FGF9 होता है। वो FGF कौन होगा, 9 होगा। FGF9 का स्टिमुलेशन कर रहा है। ऐसा माना जाता है अगर FGF9 वहाँ पे अगर एब्सेंट होता है तो वहाँ पे मेल के बजाय कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, फीमेल का स्ट्रक्चर आएगा। सो FGF9 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल स्ट्रक्चर, मेल के एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए कौन काम आएगा वहाँ पे, FGF। In absence of FGF, there is a formation of female. In absence of FGF, there is a formation of female. इसके absence में कौन फॉर्म होगा वहाँ पे, फीमेल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फीमेल स्ट्रक्चर क्या होगा वहाँ पे, फॉर्मेशन होगा। फीमेल के स्ट्रक्चर का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इन absence ऑफ FGF9 अगर absent होता है वहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है SRY। सर्टोली सेल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो रीजन होता है SRY रीजन, दैट इज नोन एज अ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन द वाई क्रोमोसोम। उसके ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, उनका एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि वो जो जीन्स हम बोल रहे थे, जिसका नाम क्या था, उस जीन का नाम था SOX9 जीन। कौन सा जीन था वो, SOX9 जीन। तो SOX9 जीन का वहाँ पे फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। SOX9 जीन का वहाँ पे फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। SOX9 किसको फॉर्म करेगा फिर, SOX9 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ FGF9। अगर FGF9 आता है तो बाकी के फंक्शन भी वहाँ पे क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और वहाँ पे मेल का फॉर्मेशन होगा। बट इन absence ऑफ FGF9, इन absence of FGF9 फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो सकता है, फीमेल का फॉर्मेशन हो सकता है। सो इट इज अबाउट द सर्टोली सेल्स। और भी कुछ बातें करेंगे सर्टोली सेल्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर निकालेंगे।
मान लीजिएगा कि दोस्तों कि सर्टुली सेल का स्ट्रक्चर है, एक सर्टुली सेल जिसका न्यूक्लियस हो सकता है, सर्टुली सेल और इसका न्यूक्लियस। उसके बाद दूसरा एक कोई सर्टुली सेल है यहाँ पे, ये भी मान लीजिए कि एक सर्टुली सेल है। तो यहाँ से अगर हम दो रीजन बनाने की कोशिश करते हैं, मान लो कि ये दो रीजन में उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा बेसल कंपार्टमेंट, इतना जो स्ट्रक्चर होगा, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, मान लो कि ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है बेसल कंपार्टमेंट है, और मान लो कि ये दिस इज द लुमिनल कंपार्टमेंट। ये क्या होगा, उल्टा हो गया। एक होता है ऊपर वाला जो होगा लुमिनल कंपार्टमेंट होगा, और नीचे वाला जो होगा तो बेसल कंपार्टमेंट होगा। ये जो होगा बेसल कंपार्टमेंट बाहर वाले साइड में, और जो होता ये होगा एडलुमिनल कंपार्टमेंट, एडलुमिनल कंपार्टमेंट। मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है एडलुमिनल कंपार्टमेंट है, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है बेसल कंपार्टमेंट। तो बेसल कंपार्टमेंट में क्या होता है कि एक्चुअली मान लो कि कोई स्पर्म सेल है जो धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर बना रही है, तो क्या होगा वो सेल यहाँ पे आएगा, ऐसे यही स्ट्रक्चर क्या होगा वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। हाँ, मतलब मैच्योरेशन होते होते जा रहा है सेल। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मान लीजिएगा। और उसके बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड। और जो स्पर्मेटिड का जो स्ट्रक्चर होगा ना यहाँ पे, ये ऐसा स्पर्म सेल, उसका न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर बॉडी का, और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, मतलब हमें पता है कि सच टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल किसको नरिशमेंट देता है, स्पर्म को, यानी कि स्पर्मेटिड को। किसको नरिशमेंट देगा, ये स्पर्मेटिड को नरिशमेंट देता है। मतलब डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, और डेवलपमेंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो बाहर से होके अंदर की ओर जाता है। कभी भी हमें पता है कि बाहर से होके अंदर की ओर जाता है। बाहर का कंपार्टमेंट कौन सा था, बेसल कंपार्टमेंट, और अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो कौन सा होगा, हाँ, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होगा वो कंपार्टमेंट कौन था, एडलुमिनल कंपार्टमेंट होता है। तो बाहर से अंदर की ओर धीरे 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 सेंट्रीपिटली किसका डेवलपमेंट होते जाता है, स्पर्म का डेवलपमेंट होते जाता है। तो ये बात थी किसके बारे में, सर्टोली सेल्स के बारे में। सो दीज आर द सर्टोली सेल्स, दीज आर सर्टोली सेल्स। अब हम बात करेंगे सर्टोली सेल के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन of spermatogenesis, hormonal regulation of spermatogenesis। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स यहाँ पे काम करेंगे, कहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। तो हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एंट्री पिट्यूटरी होगा या हाइपोथैलेमस, वहाँ से काम करना शुरू होता है। तो पहले जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वहाँ पे, मान लो कि किसका स्ट्रक्चर है,
हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस किसका स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है। सो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स वहाँ पे रिलीज होंगे, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसका नाम होता है GnRH हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ये किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इसका जो इफेक्ट होगा कहाँ पे होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर होगा। सो एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, अब कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेगी वहाँ से। सो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं वहाँ पे, जैसे कि FSH एंड LH। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो दो हार्मोन्स है दैट इज FSH एंड LH हार्मोन। नाउ FSH एंड LH का रोल हम देखेंगे यहाँ पे। इसके जो दो हार्मोन्स है, एक हार्मोन आएगा FSH और जो दूसरा हार्मोन होगा यहाँ पे लुटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन LH। तो हमें पता है कि लुटेनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट होगा, लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट होगा, टेस्टिस के लेडिक सेल के ऊपर एक्ट होगा। लेडिक सेल्स के ऊपर इसका रोल होगा, लेडिक सेल्स। और FSH का रोल किसके ऊपर देखने को मिलेगा, सर्टोली सेल यानी कि टेस्टिस में। ये दिस आर द आल्सो द सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये भी किसके ही सेल है, टेस्टिस के अंदर ही होते हैं, बट आउटसाइड द कहाँ पे होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर वाले रीजन में होते हैं, यानी कि इन बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूबल जो सेल्स होते हैं वहाँ पे दीज आर नोन एज लेडिक सेल्स। और यहाँ पे जो रोल होगा टेस्टिस के सर्टोली सेल का होगा, यहाँ पे टेस्टिस के सर्टोली सेल्स का रोल देखने को मिलेगा हमें। FSH, तो हमें पता है कि FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल का प्रोलिफरेशन कराएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल के ऊपर भी एक्ट होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। ये कौन सा रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और रिस्पॉन्स, दिस आर शोइंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब ये इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। LH स्टिमुलेट करेगा लेडीज सेल को और लेडीज सेल्स आगे जाके किसको फॉर्मेशन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे जाके, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हमें पता है किसको ही स्टिमुलेट करा सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। कौन सा रिस्पॉन्स करेगा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। सो इट स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का दूसरा भी कोई रोल होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव रोल भी हमें देखने को मिल सकता है। एंटी पिट्यूटरी को ये क्या करेगा, मैसेज देगा। टेस्टोस्टेरोन किसको मैसेज देगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी मैसेज देता है। और ये जो मैसेज होता है तो नेगेटिव मैसेज होता है कि आप क्या कर लीजिएगा, कम कीजिएगा, FSH एंड LH का अमाउंट आप कम कर लीजिएगा। इसके हिसाब से किसको सिग्नल दे दिया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दे दिया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और टेस्टिस यानी कि सर्टोली सेल से और एक हार्मोन है दैट इज नोन एज इनिबिन हार्मोन। इसका जो सिग्नल होता है ये सिग्नल भी किसको जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। ये भी सिग्नल किसको जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल कैसा रहेगा, नेगेटिव सिग्नल रहेगा। ये भी सिग्नल कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब क्या करो, अब FSH का अमाउंट डिक्रीज करा लो, FSH का अमाउंट डिक्रीज कराना होता है, तब जाके हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, इनिबिन। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर करना है वहाँ पे, तो कौन सा हार्मोन होगा, एक्टिविन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा ये, एक्टिविन हार्मोन। तो एक्टिविन हार्मोन पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, पॉजिटिव फीडबैक शो करेगा और बाकी के हार्मोन्स निगेटिव रोल अपना शो करें। अब हम बात करेंगे कि लेडिक सेल से जो हार्मोन यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, लेडीज सेल से जो हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है दैट इज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और किसको सिग्नल देगा, ये टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल और किसको जाता है,
हाइपोथैलेमस को भी ये सिग्नल दे सकता है। हाइपोथैलेमस निगेटिव सिग्नल, कौन सा सिग्नल देगा? हाइपोथैलेमस को ये निगेटिव सिग्नल देगा टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ जीएनआरएच। अगर जीएनआरएच नहीं होगा तो एंट्री पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी। अगर एंट्री पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी तो एफएसएच एंड एलएच का अमाउंट भी वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ देर तक हमें ये काम करना होता है और कुछ देर तक एक्टिवेशन भी करना होता है वहाँ पे। तो समझने वाली कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो कौन क्या क्या काम कर सकता है वहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफएसएच का रोल क्या होगा, एलएच का रोल क्या होता है वहाँ पे, इन चीज़ों को समझ लें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिविन का रोल क्या होगा वहाँ पे, एक्टिविन का रोल, इनिबिन का रोल क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा आप। तो ये कई चीज़ें होती है यहाँ पे, उनको समझना भी जरूरी होता है। तो इसके हिसाब से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा है अभी। जैसे कि एफएसएच एंड एलएच कहाँ से आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएंगे, ये बात याद रखना है। टेस्टिस के अलग हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इनिबिन, एक्टिविन, दीज आर हार्मोन्स ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, दीज आर द हार्मोन्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं वहाँ पे, दैट इज दीज आर नोन एज एंड्रोजन्स 19 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होगा, डीहाइड्रो स्टेनोडायन होगा, यानी कि डीहाइड्रो ईपी एंडोस्टेरोन भी होगा। तो ऐसे भी हार्मोन्स वहाँ पे बनने शुरू हो सकता है। तो इस हिसाब से हम इसे यहाँ पे ख़त्म करेंगे दोस्तों इस लेक्चर को। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।